क्या हुआ जी? क्यों गाड़ी रोक दी? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं अनिका, बस देख रहा हूँ कि इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। रुको, तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ। कार से उतरकर मानव बाहर जाकर देखता है तो हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी। धक्का मुक्की हो रही थी। मानव जाकर मालूम करता है कि क्या बात है भाई, क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। तब एक व्यक्ति उसे बताता है कि आज ताज होटल का उद्घाटन है। इसमें जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर रामानंद जी आए हुए हैं। उनकी बातें सुनकर तो मुर्दों में भी जान आ जाए, ऐसा मोटिवेट करते हैं वो। मिलियंस फैन हैं उनके। हटो भाई, मुझे भी देखना है, मुझे देर हो रही है, कहकर वो आदमी भीड़ के अंदर घुसता चला गया। मानव को नाम जाना पहचाना लगा, पर उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई और होगा। ये सोचकर वो भी पीछे पीछे जाकर तहकीकात के लिए उसके पीछे हो गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि उसके बाबूजी रामानंद जी जो होटल का उद्घाटन और लोगों को मोटिवेट करने के लिए आए हुए थे। मानव को यकीन ही नहीं हुआ कि ये उसी के बाबूजी है। कुछ पल तो वो ऐसे ही उन्हें निहारता रहा, फिर भीड़ को खेद कर वापस गाड़ी में आकर बैठा। तब अनिका बोली, क्या हुआ जी, क्यों इतने डरे सहमे हो? कुछ हुआ है क्या वहाँ पर? कौन था वहाँ पर? इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है? अनिका लगातार बोलती चली गई, सब ठीक तो है ना जी? तब मानव बोलता है कि हाँ, सब ठीक है, और ये जो भीड़ है ये बाबूजी के लिए लगी हुई है। बाबूजी यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर के लिए आए हुए हैं और इस ताज होटल का उद्घाटन के लिए आए हुए हैं। पर ये कैसे हो सकता है? बाबूजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो बुढ़ा तो भीख के लायक भी नहीं था। आपको ज़रूर गलतफहमी हुई होगी, ज़रूर इस भीड़ में चलकर किसी से भीख मांग रहा होगा बुढ़ा। अरे नहीं नहीं अनिका, मैंने खुद देखा है, लोग उनकी इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं। वो यहाँ ताज होटल में गेस्ट बनकर आए हैं आज, और उनके इतने फैंस हैं जो इतने पगला रहे हैं उनके लिए। जब मैंने नाम सुना तो मैं भी चौंक ही गया, इसलिए मैं अंदर तक गया और पूरी जानकारी ली। मोबाइल पर मैंने देखा इनके मिलियंस फॉलोवर है। और पता है अनिका, बाबूजी की कमाई भी लाखों से होती होगी। यहाँ बेटा एक एक पैसे के लिए तरस रहा है और बाप नोटों में खेल रहा है। क्या बात है भाई, मैं क्या कहता हूँ, अनिका बाबूजी से हाथ मिलाकर कुछ दया दृष्टि अपने ऊपर भी करवा ली जाए। सारी ज़िंदगी ऐश से काटेंगे, फिर तो हमारे मज़े ही मज़े। क्या मानव, तुम भी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है उस सब के बाद ये हमें अपनी दौलत से फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे? मुझे सब पता है, ऊपर से जो बेइज्जत करेंगे वो अलग से। मैं बुढ़े के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी ऐसा क्या करते हैं, ऐसे कौन सी बात करते हैं वो कि इतने लोग उनके फैंस हैं, और अकेले इन्होंने इतना कुछ कैसे कर लिया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। इतनी जल्दी कोई कैसे मशहूर हो सकता है? अरे क्या गड़बड़ लगना, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट चलता है, कब कौन कितना मशहूर हो जाए कौन जाने। अरे मानव, बाबूजी मिलियनेयर हो या बिलियनेयर, हमें क्या लेना देना? कौन सा वो हमें कुछ दे देंगे? मुझसे तो इनकी अमीरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे सीने पर तो मानो सांप लौट रहे हैं ये सब देखकर। अजी चलो जी यहाँ से, अनिका चिढ़ते हुए बोली। तब मानव बोला, अनिका तुम खामखा परेशान हो रही हो। तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं बाबूजी की इकलौती संतान हूँ। उनकी इस दौलत का क्या ही फ़ायदा जब इसे इस्तेमाल करने वाला ही उनके पास ना हो। देखो तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं बाबूजी के आगे हाथ पैर जोड़ लूँगा, उनके आगे गिड़गिड़ा लूँगा, रोते हुए उनसे माफ़ी मांग लूँगा, पर ये दौलत संपत्ति अपने हाथ से जाने नहीं दूँगा। आखिर इसका हकदार मैं ही हूँ। और फिर हम सब ऐश की ज़िंदगी काटेंगे। ऐश की बाद में काटना, पहले तो अपने बाबूजी से जाकर मिल ही लो, वही बहुत बड़ी बात है। आपको तो लोग वहाँ पर भटकने भी नहीं देंगे, जितनी भीड़ जमा हुई है। मज़े तो बाद में ही करना आप। अनिका मानव को धुतकारते हुए बोली। और अगर इन्हें अपनी दौलत का वारिस
आपको बनाना ही होता तो वापस अपने घर आते, आपके पास आते, यूं अकेले ना ऐश करते, घूमते फिरते। बड़े आए ऐश करने वाले। अभी देखो तुम मेरा कमाल। तुम्हें मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं है, ज़रा भी विश्वास नहीं है अनिका। तब मानव गाड़ी से उतरकर दरवाजे पर खड़े चपड़ासी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे रामानंद जी से मिलना है। तब चपड़ासी बोलता है, अच्छा रामानंद जी से मिलना है आपको? अपॉइंटमेंट लेटर लिया है आपने? नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर लेने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रामानंद जी की इकलौती संतान हूँ, उनका बेटा हूँ। आप उनसे कहो कि उनका बेटा मानव उनसे मिलने के लिए आया है। मानव को इतने रौब से बोलते हुए देख चपड़ासी भी अंदर चला जाता है और रामानंद जी से बताता है। तब रामानंद जी कहते हैं कि जाओ और उसे बुला कर लाओ। अब जैसे ही मानव घर के अंदर पहुंचता है तो देखकर उसकी आंखें चुंधियाने लगती है। हैरानी से पूरे घर को देखने लगता है और सोचता है कि कहाँ मैं उस छोटे से घर में रहकर अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा, हर एक चीज़ के लिए तरसता रहता हूँ, और कहाँ ये आलीशान हवेली। बाबूजी की तो घर बैठे बैठे ही लॉटरी लग गई, पता नहीं कितनी खान भर रखी है इस घर में। अब बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, अब तो मैं पैसों के समंदर में डुबकी लगा ही लूँगा। सोचते हुए मानव चोरों की तरह चारों तरफ नज़रें घुमाने लगा, एक एक चीज़ को देखने लगा। उसका जी ललचाने लगा आलीशान हवेली और महंगी महंगी चीज़ों को देखकर। अब कुछ देर बाद रामानंद जी सीढ़ियों से उतरते हुए आते हैं। तब अपने पिता को सूट कोट पहने हुए देखकर मानव बहुत चक्का रह जाता है और ऊपर से नीचे निहारने लगता है। फिर बोलता है कि वाह बाबूजी, आपने तो कमाल ही कर दिया। हर जगह बस आप ही का सिक्का चल रहा है, हम लोग तो बस ऐसे ही देख रहे हैं। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हुए जा रहा था बाबूजी। तब रामानंद जी बोले कि क्या काम है, किससे मिलने आए हो? लगता है तुम्हें चैरिटी चाहिए। ओके, मेरे पीए विवेक से मिल लीजिए, वो आपका काम कर देगा। क्या हुआ बाबूजी, आप मुझसे अभी तक नाराज़ हैं? मैं समझ सकता हूँ बाबूजी, लेकिन बाबूजी मुझे आपकी ज़रूरत है। आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? माना आपकी नाराज़गी जायज़ है, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, पर मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा तंगी से गुज़र रहा हूँ, इतनी तंगी से गुज़र रहा हूँ कि अपना इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ। बाबूजी, आपको पता है मुझे कैंसर जैसी घातक बीमारी है और घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं अपना इलाज कराने में असमर्थ हूँ। बाबूजी, बस आपका ही सहारा है। जब मैंने आपको देखा तो मुझ में एक जीने की इच्छा जागी, और जब मुझे आपके बारे में पता चला तो सोचा चलकर अपने बाबूजी से माफ़ी मांग लूँ। शायद मैं चैन से मर ही सकूँ, सुकून से जी तो पाया नहीं मैं आपके बगैर, कहकर मानव ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब रामानंद जी बोले कि रोना बंद करो, ऐसा करो तुम कल अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर आ जाओ। मेरा पीए विवेक तुम्हारे साथ चला जाएगा और तुम्हें लेकर आ जाएगा। अब से तुम यहीं पर रहना हमारे साथ, और मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं। मैं तुम्हारा इलाज करा दूँगा, इसलिए तुम बेफिक्र हो जाओ। तब मानव बोला, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मैं आपका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा बाबूजी। कम से कम मुझे ये डर तो नहीं सताएगा कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली अकेली है। मुझे आपका सहारा मिला, धन्यवाद। आप उनका सहारा बन जाएंगे, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अब मानव चला जाता है। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि उसकी मन मुराद कैसे मिनटों में पूरी हो गई। अब रामानंद जी का पर्सनल असिस्टेंट विवेक जो होता है वो पूछता है कि आप तो बोलते थे कि आपके बेटे ने, बहू ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपका तिरस्कार किया और आपको घर से बेघर कर दिया, तो फिर आप इतना कुछ क्यों कर रहे हैं इसके लिए? तब रामानंद जी कहते हैं कि मेरे बेटे की पुरानी आदत अभी तक छूटी नहीं है, वो बात बात पर झूठ बोलता है।
लालच उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है और अभी भी वो यही करके गया है। उसको लगता है कि बीमारी का झांसा देकर वो मुझसे मेरी सारी दौलत हड़प लेगा और ज़िंदगी भर ऐश करेगा। मैं अपने बेटे को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उसने जो मेरे साथ किया उसे कभी नहीं भूल पाऊँगा। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। कहते हुए रामानंद जी का गला रौंद गया। वो अपने पर्सनल असिस्टेंट विवेक को सब बताने लगे। दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल फिरदौस वॉइस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अनिका चिल्लाते हुए आई, रामानंद जी के कमरे में जाती है और बोलती है, कहाँ मर गए बाबूजी? क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है आपने? क्यों मुझे जीने नहीं देते आप? सुबह से सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा है। ना ही आपने बर्तन धुले और ना ही पोछा लगाया और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। कम से कम पानी डालकर वॉशिंग मशीन ही चला देते, लेकिन नहीं, आपसे तो कुछ होता ही नहीं। पीछे से उसका पति मानव भी वहाँ आया। बाबूजी, आपको सुनाई नहीं देता? अनिका क्या बोल रही है? क्यों मेरी पत्नी को परेशान करने में लगे रहते हैं आप? तब रामानंद जी बोले कि बेटा, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, काम कैसे कर सकता हूँ मैं? मुझे बहुत ज़ोर से ठंड लग रही है बेटा, पानी से मेरे हाथ भीग जाएंगे। तब मानव बोला कि क्या हो गया बाबूजी आपको? बुखार में खाना तो छोड़ते नहीं आप, खाना तो बराबर ही खाएंगे ना, तीनों समय का खाना बराबर खाते हैं, तो फिर काम करते हुए क्यों जान सूख रही है आपकी? चुपचाप से सारा काम कीजिए। और हाँ, मैं और मेरी पत्नी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। जब तक वापस लौटे घर का सारा काम करके रखना। सारा घर गंदा पड़ा हुआ है, सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं। बीमारी का क्या है, उम्र के साथ बीमारियां तो लगती ही रहती है। अब आपकी उम्र हो गई है तो 2-4 बीमारियां तो लगी ही रहेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने ऊपर कम ध्यान दिया करो और काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। क्या बीमारी का बहाना लेकर बैठ जाते हैं? देखिए बाबूजी, मुझसे अब आपका रोज़ रोज़ का ये रोना देखा नहीं जाता, इसलिए थोड़ा कम चिक चिक किया करें। जितना मेरी पत्नी बोले उतना काम करा करें चुपचाप से। क्यों उसे परेशान करते रहते हैं? उस पर और भी जिम्मेदारियां बहुत है। हमारी अभी नई नई शादी हुई है, क्यों आप हमें परेशान करते रहते हैं? अपने बेटे बहू की खुशी आपको बर्दाश्त ही नहीं होती। रामानंद जी रौंदे गले से बोलते हैं कि बेटा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब बहू बोली कि ये लीजिए बुखार की दवा, और हाँ, इसे खा लीजिए, फ्रिज में खिचड़ी रखी हुई है, वो चुपचाप से खा लेना, उसके बाद सारा काम कर देना। अब यहाँ बहाने बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या अपना रोना लेकर बैठ जाते हैं? जाते टाइम कोई ना कोई कलेश करते ही रहते हैं। रामानंद जी से पलंग से उठा भी नहीं जा रहा था, परंतु मजबूरी में वो अब उठते हैं और किचन में जाते हैं। फ्रिज में रखे ठंडे चावल ही खा लेते हैं, क्योंकि पेट की भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया था। और फिर दवा खाकर वो थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर जिंक में पड़े बर्तन धोते हैं, कांपते हाथों से पोछा लगाते हैं और फिर कपड़े कंघालने लगते हैं। काम करने के बाद उनका बदन ऐसा हो जाता है मानो उनके शरीर में जान ही ना हो। अब गिरे। उनके बेटे बहू को तो उनकी ऐसी हालत पर भी दया ना आई, और बहू को क्या ही कहना, वो तो पराया खून है। जब पूत ही कपूत निकले, सोचते हुए रामानंद जी बिस्तर पर आकर लेट गए और फिर उन्हें अचानक से नींद आ गई। अगले दिन जब वो सोकर उठे तो उनसे बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा था। वो कोशिश कर रहे थे लगातार, पर वो नाकामयाब ही रहे। उन्हें बाथरूम जाना था, पर वो वहाँ तक जा ही ना पाए और उन्होंने अचानक से बिस्तर गीला कर दिया। उन्होंने अपने बहू बेटे को काफ़ी आवाज़ें लगाई, परंतु कोई आया ही नहीं, क्योंकि वो लोग दिन में शॉपिंग करके आए थे और रात में मूवी देखी थी, इसलिए उनको गहरी नींद आई हुई थी। रामानंद जी के ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ सुन उनकी बहू बड़बड़ाते हुए कमरे में आई। क्या आफत आ गई? क्यों चिल्लाए जा रहे हो? कोई इस घर में चैन से सोने भी नहीं देता, कम से कम 2 पल सुकून के तो ले ही लो। लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर गीला देखा
तो और ज़्यादा चिल्लाने लगी। पत्नी की आवाज़ सुन मानव भी कमरे में आ गया। क्या हुआ अनिका, क्यों सुबह सुबह चिल्लाए जा रही हो? अजी आपको तो मैं ही दिखती हूँ। देखो मानव, तुम्हारे बाबूजी को कितना नाक में दम करके रखा है इस बुढ़े ने मेरे। अब इन्होंने जानबूझकर बिस्तर गीला कर दिया ताकि हमें परेशान कर सके। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। ये तो आपका लगा ही रहता है कि आपकी अकल ठिकाने कैसे लगानी है। जल्दी यहाँ से उठे और ये बिस्तर खुद से साफ़ कीजिए। सारे कपड़े अपना आप से धोना। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपके ये गंदे काम करती रहूँगी और आप मुझे इस तरह से परेशान करेंगे। तब बेटा मानव भी बोला कि हाँ अनिका, तुम सही कह रही हो। इनकी अकल ठिकाने ऐसे ही आएगी। ये कपड़े इनसे ही धुलवाना और अच्छे से काम लेना इनसे। अब तो ये बेटे बहू का आए दिन का हो गया था। मैं भी बेटे बहू से परेशान हो चुका था, अपनी ज़िंदगी से उकता चुका था, लेकिन मैं मजबूर था, क्या कर सकता था। एक दिन बहू मुझे तेज़ बारिश में छत से कपड़े लेने के लिए भेजती है। मुझे नहीं पता था कि बहू बेटे ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। जब मैं कपड़े लेने के लिए गया तो बहू ने मुझे पीछे से धक्का दिया, जिसकी वजह से मेरे सर पर चोट लग गई और मैं फिसल गया। अब मैं इसे अपनी फूटी किस्मत कहता या कुछ और कहता पता नहीं, पर फिर भी मैं बच गया और मुझे हल्की सी सर पर चोट आई। बेटे बहू ने पट्टी बनवा दी। उसके बाद मुझे पागल करार देकर मुझे घर से निकाल दिया और मुझे सड़क पर छोड़ दिया गया, धमकी देकर कि आइंदा से घर पर मत आना वरना आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सब आप जान ही गए हो। अब मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर रहने लगा, ऐसे ही भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन मैं एक व्यक्ति से मिला और अपने दिली जज्बात उससे जाहिर करने लगा। उसे अपनी आप बीती बता रहा था, जिसे किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और मैं सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैं तो बस अपने जज्बात ही बता रहा था, अपनी आप बीती उसे बता रहा था और उन जज्बात की वजह से आज मुझे ये कामयाबी हासिल हुई। मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया कुदरत ने। तब रामानंद जी का पर्सनल असिस्टेंट विवेक बोला कि सर, जब आपको पता है कि आपके बेटे बहू ऐसे हैं, इतने नीच हैं, आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किया उन्होंने, तो फिर आपने उन्हें अपने घर पर क्यों बुलाया? आप उनकी इतनी मदद क्यों करोगे? ऐसे इंसानों के लिए तो नर्क में भी जगह नहीं है, फिर अपने घर में उन्हें क्यों जगह दे रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता आप सही कर रहे हैं। तुम बस देखते जाओ विवेक, मैं क्या करता हूँ। एक बार इन लोगों को यहाँ पर आने तो दो, फिर बताता हूँ उन्हें कि किसी को ऊंचाइयाँ दिखाकर उसे ज़मीन पर कैसे गिराते हैं। रामानंद जी बोले। अब अगली सुबह मानव अपनी फैमिली को लेकर, पत्नी अनिका और अपने बेटे रोमी को लेकर आता है। तब रामानंद जी नाश्ता कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि आओ नाश्ता कर लो, कहकर वो कुर्सी से उठते हैं और कहते हैं कि बहू, मेरे बेटे का अच्छे से इलाज करवाना, पैसों की बिल्कुल फ़िक्र मत करना तुम, बीमारी जड़ से ख़त्म हो जानी चाहिए और अब तुम इस घर में सुकून से रहना, किसी की कोई चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, कहकर रामानंद जी अपने काम से चले जाते हैं। तब मानव बोलता है कि देखो अनिका, मैंने क्या जुगाड़ बिठाया, कैसे मैंने सोने की चिड़िया को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। अब तो बस तुम दोनों हाथ से पैसा बहाओ और अपने सारे शौक़ पूरे करो, आज़ादी से रहो। ये महल हमारा ही है, अब तो हमारे दोनों हाथ घी में हैं। अजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर इनको पता चल गया कि आप बीमार नहीं हैं और हम नाटक कर रहे हैं ये सब, और इन्होंने हमसे हिसाब किताब मांग लिया पैसों का, तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे इनसे? अरे अनिका, तुम खामखा परेशान हो रही हो। अगर हिसाब मांग भी लिया तो क्या नकली बिल दिखा देंगे इनको? और इनको इतना वक्त रहता ही कहाँ है कि ये हमसे हिसाब किताब ले। जितने पैसे हम पर खर्च करेंगे उतने तो ये ऐसे ही लोगों पर लुटा देते हैं। अब गरीब समझकर ही सही, हमें पैसे चाहिए। हम तो फिर भी इनके बेटे बहू हैं, हमसे इनको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो और बस अपनी ब्यूटी को संवारो और अपने ऊपर खर्च करो।
अपनी ज़रूरतें पूरी करो, जो मन चाहे वो खरीदो, जैसे चाहे वैसे रहो। वैसे मैं क्या सोच रहा था अनिका, कि हमारे ऊपर कितना कर्ज है तुम जानती ही हो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पुराना वाला घर जो है जिसमें हम रहते थे, हमारा वाला घर उसे बेच देते हैं और इससे जो भी पैसे आएंगे उससे हम अपना सारा कर्जा चुकता कर देंगे और फिर सुकून से यहाँ रहेंगे। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अब मानव अपना घर बेच देता है ये सोचकर कि अब तो बाबूजी के घर में रहकर उसे ऐश ही करना है ज़िंदगी भर। अब एक शाम रामानंद जी अपने बेटे मानव के कमरे में जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा मानव, क्या हुआ, अभी तक इलाज शुरू नहीं हुआ क्या? तब मानव कहता है कि हाँ बाबूजी, अभी कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट करवाए हैं डॉक्टर से। जब बिल आ जाएगा तो मैं आपको बताने ही वाला था। हाँ बेटा, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना तुम, और अपना इलाज अच्छे से कराना। मानव, आज मेरा नौकर नहीं आया। गैराज में जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी है तुम वो साफ़ कर देना। और हाँ मानव, गाड़ियों को बहुत अच्छे से धोना। मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जहाँ मुझे जाना है। विवेक मानव को गाड़ियाँ साफ़ करने का सामान दे देना और दिखा देना सारी गाड़ियाँ कि कौन कौन सी गाड़ी इसे धोनी है। तब मानव चौंक कर बोला, ये क्या बाबूजी, आपको पता है ना कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, भला मैं कैसे काम कर पाऊँगा? मुझसे खड़ा भी नहीं हुए जा रहा, ढंग से चक्कर आ रहे हैं मुझे, मेरी हालत ठीक नहीं है। तब रामानंद जी बोले कि हाँ बेटा, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ख़राब है, लेकिन तुम्हें पैसे भी तो चाहिए। अब मुफ्त के तो पैसे मिलते नहीं, कमाई तो करनी ही पड़ेगी। अब तुम्हें पैसे चाहिए तो काम करना ही पड़ेगा। इस घर में मुफ्त में रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी तुम्हें, और मैंने ये सब तुमसे ही सीखा है बेटा। अब जब तुमने सिखा ही दिया है तो करो काम। अगर काम करते रहोगे तो हाथ पैरों में जान रहेगी, हाथ पैर जाम नहीं पड़ेंगे तुम्हारे, और जवान खून है अभी तुम्हारा, और बीमारी से भी जल्दी पीछा छूट जाएगा तुम्हारा। और कोई रिश्ता बिना मतलब के नहीं बनता बेटा, ये भी मुझे तुमने ही सिखाया है। और हाँ बहू अनिका, आज से मैंने अपने घर के कुक की छुट्टी कर दी है। अब रसोई का जितना भी काम है वो तुम संभाल लेना, क्योंकि मैंने सोचा अब तो तुम यहीं पर रहोगी, इसलिए कुक रखने की क्या ही ज़रूरत है। इसलिए मैंने उसको काम से हटा दिया। पैसे ही बचेंगे कुछ मेरे, जितना भी खाना बनता है वो सब तुम बनाओगी। आओ मैं तुम्हें रसोई दिखा दूँ। और हाँ बहू, खाना पूरे 100 लोगों के लिए बनता है, क्योंकि घर के लोगों के साथ साथ फुटपाथ पर रहने वाले गरीब बच्चों को भी खाना दिया जाता है, उनकी ज़रूरतें पूरी की जाती है, इसलिए ध्यान रखना कोई कमी ना रह जाए। तब बहू चौंकते हुए बोली, लेकिन बाबूजी, मैं इतना सारा काम, इतने सारा खाना अकेले कैसे बना पाऊँगी? अरे बहू, तुम्हें जितने पैसे मैं दे रहा हूँ इतने में 4-5 कुक आराम से आ जाएंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मत करो। जब पैसे तुम अकेले ले रही हो तो फिर काम करने में क्या परेशानी है? तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ेगा सब। अब इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा काम कैसे करोगी, कैसे मैनेज करोगी। बहू, किसी काम में आनाकानी नहीं, और खाना बिल्कुल स्वादिष्ट बनाना, ज़रा भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे ससुर जी कितने बड़े आदमी हैं, उनका नाम खराब नहीं होना चाहिए। रामानंद जी अपने पर्सनल असिस्टेंट विवेक से बोले कि विवेक, इन दोनों से इतना काम लेना आज कि इनके शरीर में जान ही ना बचे, सुबह से शाम तक इनको फुर्सत ही ना मिले। हिदायत देकर रामानंद जी बाहर निकल जाते हैं। अब दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते हैं और रात तक थकान से चूर चूर हो जाते हैं। अनिका गुस्से में झिड़कते हुए मानव से बोलती है कि इस बूढ़े को हम क्या उल्लू बनाएंगे, ये तो उल्टा हमारा ही उल्लू सीधा करने में लगा है। ये बूढ़ा बहुत तेज़ है, हमसे हमारे किए गए का बदला ले रहा है। मुझे सब पता है जी, इसे एक एक बात की खबर है हमारी, और अब हमने घर भेज दिया है। पता है कि कहीं और जा नहीं सकते, इसी बात का हमसे फ़ायदा उठाया जा रहा है। कहाँ सोच रहे थे कि ऐश करेंगे, और अब ये दिन देखने को मिल रहे हैं। इससे अच्छा तो हम अपने ही घर में थे। तब मानव बोला कि कोई बात नहीं, बदले में हमें मुंह मांगी रकम भी तो मिलेगी।
बाबूजी मुझे इलाज के लिए जो पैसे देंगे हम उनसे अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे और ऐश करेंगे। तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करना। और वैसे भी काम तो हम पहले भी करते थे, थोड़ा और ज़्यादा कर लेंगे तो क्या हुआ, पैसे भी तो हमें ज़्यादा ही मिलेंगे। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन मानव अपने बाबूजी रामानंद जी के पास जाता है और बोलता है कि बाबूजी मुझे अपना इलाज शुरू करवाना है, पैसे। तब रामानंद जी बोलते हैं कि बेटा पैसे पैसे मुझे नहीं चाहिए, इलाज तो मैं मुफ्त में कर रहा हूँ। भला कोई बाप अपने बेटे से पैसे कैसे ले सकता है इलाज के। बेटा मानव, ये मुझ पर शोभा नहीं देगा। बाबूजी आप कैसी बातें कर रहे हैं। मानव चौंक कर बोला, आप मुझे पैसे देने वाले थे क्योंकि मुझे अपना इलाज कराना है और आपने मुझसे कहा भी था कि मैं तुम्हें कल को पैसे दूंगा, तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं। तब रामानंद जी बोले कि बेटा अब तुम इतने ना समझ भी नहीं हो कि तुम्हें कुछ समझ ना आए। छोटे बच्चे नहीं हो तुमने जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, तुम नालायक बन चुके थे और तुम अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेरा तिरस्कार करते थे, मेरा अपमान करते थे। अब उसी को ठिकाने लगाने के लिए तुम्हारी अकल का इलाज कर रहा हूँ क्योंकि तुझे ये बीमारी है। क्या हुआ बेटा, क्यों सुन पड़ गए। तूने क्या सोचा कि तुझसे ज़्यादा चालाक इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। तेरी नज़रों में तो तेरा पिता जैसे कुछ है ही नहीं। तूने क्या सोचा कि तुम मेरे घर में ही आकर मेरी ही दौलत से मुझ पर हुक्म चलाएगा, ऐश करेगा और मुझे पागल समझेगा और मैं तुझे माफ़ भी कर दूंगा। ये सोचना भी मत जैसे तूने मुझे तिल तिल करके तड़पाया, वो मुझे एक एक पल याद है, कैसे तूने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मैं उन माँ बाप में से नहीं हूँ जो बेटे बहू के झूठे प्यार के मोह में पड़े रहते हैं। जैसे तूने मुझे अपने घर में रखकर मेरा तिरस्कार किया, बीमारी में मुझे तड़पाया, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, हमेशा मेरे बेबस लाचार होने का फ़ायदा उठाया, तो वैसे ही मैं भी तेरा फ़ायदा उठा रहा हूँ। लेकिन तेरे जैसी नीच गिरी हुई हरकत नहीं करूँगा मैं। तू कल भी आज़ाद था और आज भी आज़ाद है, चाहे तो यहाँ से जा सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरी मर्ज़ी। लेकिन अगर इस घर में रहेगा तो उम्र भर मेरा गुलाम बनकर रहेगा और मेरी हर बात माननी पड़ेगी तुझे। जैसा कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। अब तुम्हारी सोच, जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। मानव अपने बाबूजी की ऐसी बातें सुनकर सुन पड़ जाता है और फिर अनिका को सब बताता है। तब दोनों पति पत्नी सोचते हैं कि दर दर भटकने से तो बेहतर है कि इसी घर में रहकर बाबूजी की गुलामी की जाए, क्योंकि बाहर जाकर भी उन्हें किराए पर कमरा लेना पड़ता और घर भी वो पहले ही बेच चुके थे, कोई ज़रिया था नहीं, इसलिए वो वहीं पर रहने लगे। लेकिन रामानंद जी उन पर बिल्कुल भी दया दृष्टि ना करते, नौकरों से भी बदतर उनके साथ सलूक करते। पूरे दिन दोनों पति पत्नी काम में लगे रहते। कहाँ वो ऐश चाह रहे थे रामानंद जी की दौलत पर और कहाँ यहाँ आकर फंस गए थे। अब एक दिन अनिका की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, उसे बुखार था, बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं थी वो। रामानंद जी बार बार अपनी बहू को आवाज़ लगाते हैं पर अनिका बहू नहीं आती। तब वो उसके कमरे में ही जाते हैं और लाइट ऑन करके बोलते हैं, बहू कब से आवाज़ लगाए जा रहा हूँ, क्या तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही। बहू मेरे कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं जिनके लिए तुम्हें खाना बनाना है। तब बहू बोलती है कि बाबूजी मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझसे पलंग से भी नहीं उठा जा रहा। तब रामानंद जी बोले कि तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ, बीमारी में खाना तो तुम खाती ही हो, तो फिर काम करने में क्या परेशानी है। मुझे कुछ नहीं सुनना और मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, मुझे बस काम से मतलब है। और हाँ बहू, खाना बनाने के बाद बर्तन भी धुलना। अब बेबस मजबूर अनिका क्या ही करती, पहले खाना बनाया, उसके बाद कांपते हाथों से बर्तन धुले। आज बहू की आंखों में पछतावे के आंसू थे, वो रो रही थी, उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि कैसे उसने भी अपने बीमार ससुर से घर का सारा काम करवाया था, उन पर इतने अत्याचार किए थे और उनकी इकलौती संतान उनके बेटे मानव को भी अपने चंगुल में फंसा दिया
और बेटे से भी इतनी खरी खोटी सुनवाती थी वो। अनिका खाना खाने के बाद सोचती है कि वो खाना खा ले। तभी रामानंद जी जाकर बोलते हैं कि बहू ये क्या कर रही हो, अभी तक गेस्टों ने खाना नहीं खाया और तुम खाने पर लपलपाए जा रही हो। बाकी का काम कौन करेगा, अभी घर की साफ सफाई भी करनी है, अच्छे से करो, गेस्ट आते ही होंगे। तब मानव बोला कि बाबूजी आपको क्या हो गया, आप उसकी हालत तो देखिए, बेचारी कितनी तकलीफ़ में है, कितनी तकलीफ़ हो रही है उसे। इन नौकरों के लिए तो आपके दिल में इतना प्रेम भरा हुआ है और अपने सगे बेटे बहू के लिए इतनी नफ़रत पाल रखी है आपने, भला ये कहाँ का धर्म है। तब रामानंद जी बोले कि सब तुमने ही सिखाया है बेटा, अब जब तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे आगे आ रहा है तो तुम्हें धर्म याद आ रहा है, न्याय याद आ रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहू से कहो कि पहले साफ सफाई करे, बाद में खाने को मिलेगा, वरना खाना भी नहीं मिलेगा। और शुक्र मानो तुम्हें इस घर में खाने को दे रहा हूँ, वरना तुम तो एक गिलास पानी भी नहीं देते थे मुझे अपने घर में। कैसे तुम लोगों ने मुझे छत से धक्का दिया, उसके बाद मुझे पागल करार देकर सड़क पर कैसे छोड़ आए। तभी बाहर से एक नौकर आया और बोला कि आपका बेटा छत से नीचे गिर गया। तभी दोनों पति पत्नी दौड़ते हुए गए और रामानंद जी भी अचानक से उनके पीछे पीछे हो गए। देखा तो मानव के बेटे रोमी के सर पर चोट लगी थी, काफ़ी खून बह रहा था, उसका पैर फिसलने की वजह से वो गिर गया। बेटे को देखते ही दोनों पति पत्नी की चीख निकल पड़ी, रोने गिड़गिड़ाने लगे, बाबूजी हमारे बेटे को बचा लीजिए, हम जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे, कहते हुए अपना माथा पीटने लगे। बहू बोली कि कैसे निर्दयी दादा हैं आप, कम से कम इस पर तो रहम कीजिए, इस मासूम की क्या गलती है, हमारे किए गए कर्मों की सज़ा इस मासूम को मत दीजिए। तब रामानंद जी भी रोने लगे और बोले कि देख रहा हूँ बहू कि माँ बाप में अपने बच्चों को लेकर कितनी तड़प होती है, कितना प्यार करते हैं वो अपने बच्चों से, और वही बच्चे बड़े होकर कामयाब होकर बूढ़े बुजुर्ग माता पिता से कितनी नफ़रत करते हैं, उन्हें बोझ समझते हैं, उनके पास बैठते तक नहीं है, कहकर रामानंद जी रोने लगे। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। दोनों पति पत्नी और रामानंद जी अस्पताल पहुँचे। खून काफ़ी बह चुका था रोमी का, मानव अनिका में से किसी का भी खून मैच ना हुआ। रामानंद जी ने अपना खून चेक कराया तो मैच हो गया। उन्होंने अपनी उम्र की ज़रा भी फिक्र ना की और अपने पोते रोमी को खून दिया। रामानंद जी अपने पोती रोमी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब रोमी को होश आ चुका था। कुछ दिन में रोमी स्वस्थ भी हो गया। उन्होंने अपने पोते रोमी का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाया। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्हें वो एक एक पल याद आ रहा था कि कैसे कैसे उन्होंने अपने बूढ़े पिता पर अत्याचार किए थे, उन्हें कितना तड़पाया था। उन्हें अपने ऊपर आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। शर्म से उनका सर झुक गया था, नज़रें झुकाए खड़े थे कि ये वही पिता है जो आज उनकी मुसीबत में उनके साथ खड़ा है। आज उन्हें अपने माँ बाप की अहमियत का अंदाज़ा लग चुका था। उन्हें एहसास हो रहा था कि माँ बाप किस हद तक अपने बच्चों की मदद करते हैं। बेटे बहू खुद को कोस रहे थे कि धिक्कार है हम पर जो हम इतने नीचे गिर गए थे। दोनों रोते हुए अपने बाबूजी से माफ़ी मांगते हैं कि बाबूजी हमें माफ़ कर दीजिए, दौलत के लालच में हम फिर से आपके पास आए थे, लेकिन अब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हम आपके गुनहगार हैं, हमें आपकी एक फूटी कौड़ी तक नहीं चाहिए, बस आप हमें माफ़ कर दीजिए, यही हमारे लिए काफ़ी है। रामानंद जी भी जान चुके थे कि बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने वो सारे बदले लिए जो बेटे बहू ने उनके साथ किया। वो अपने बेटे बहू को माफ़ कर देते हैं, परंतु फिर भी वो हमेशा अपने बेटे बहू से सतर्क रहते, खबरदार रहते थे, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दोस्तों, माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं, सब मोह माया है। माँ बाप के अंदर स्वर्ग बसता है, लेकिन शायद बड़े होते हुए बच्चे ये भूल जाते हैं और खुद से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना शुरू करते हैं। दोस्तों, सब कुछ मिल जाता है, पर माँ जैसी दुआ और पिता जैसा साया बच्चों को कहीं नहीं मिलता।
इसलिए हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान करें। माँ बाप ईश्वर की दी हुई अनमोल धरोहर है। ये ना सोचे कि वो बूढ़े हो चुके हैं और अब हम पर बोझ है। ये ना भूलें कि बचपन में जब हम छोटे थे तो कैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस कर कितने संघर्ष से पाला था, कितनी गलतियों को नज़रअंदाज किया था और हमेशा अपनी पलकों पर बैठा कर रखा। दोस्तों, अपने माँ बाप का सम्मान करें। हमेशा उन्हें वही प्यार, वही सम्मान दे जो हम अपनी पत्नी और अपने बच्चों को देते हैं, क्योंकि आगे चलकर हमें भी इसी दौर से गुजरना है, क्योंकि यही नियति है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है रामानंद जी को लेकर? उन्होंने जो अपने बेटे बहू के साथ किया वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।